नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। समाज, समाज से देश और समाज से ही नागरिक। समाज जैसा होगा, हमारा देश वैसा होगा, हम वैसे होंगे। भारतीय समाज में कई सारी विविधताएं हैं, कई सारे रंग हैं और इतना विशाल देश है, इतनी सारी संस्कृतियां हैं कि भारतीय समाज को समझना आसान नहीं है। बड़ा ही जटिल है भारतीय समाज। इसलिए भारत भी अपने आप में एक अनूठा देश है दुनिया में, लेकिन समाज में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। वो चाहे जड़ताएं बढ़ रही है हमारे देश में धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, या आधुनिकताएं जो है वो बढ़ रही हैं हमारे देश में। अमेरिका का भी प्रभाव है और तमाम तरीके के प्रभाव, जो आधुनिकता है, जो उपभोक्तावाद है, वो तमाम तरीके के प्रभाव जो है हमारे समाज पर दिख रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि हमारा समाज जो है वो कमजोर होता जा रहा है। जो हमारे मूल्य थे वो बिखरते जा रहे हैं, वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर हैं। आप उनसे परिचित हैं। सर प्रणाम। नमस्कार। तो दर्शकों, जगदीश्वर चतुर्वेदी सर को आप पहचान ही गए, जानते ही हैं। आप कई बार आप देख चुके हैं और बेहद गंभीर बात करते हैं और हमारे समाज को लेकर के उनकी चिंताएं, उनके चिंतन दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उनको बुलाया है। और आप जानते हैं कि वो लंबे समय तक अध्यापन से जुड़े रहे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। हिंदी के 75 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, अलग अलग विषयों पे लिखी हैं और लगातार सतत जिसको कहते हैं वो अध्ययनरत हैं। अब भी रिटायरमेंट के बाद भी वो न चूके हैं न रुके हैं, लगातार चल रहे हैं। तो सर पहला सवाल तो यही है कि हमारा भारतीय समाज, उसको आपने अपने जीवन क्रम के साथ, जिस तरह से आप बालपन से आज यहाँ तक इस उम्र तक आए हैं, दुनिया के समाजों को देखा है, हमारे समाज में किस तरीके के परिवर्तन आए हैं? परिवर्तन तो एक सामान्य चीज है और रूटीन की चीज है जो कि हम सब ने देखी है। लेकिन मैं एक नई चीज आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बोला नहीं, इस पर लिखा भी नहीं कभी, तो फर्स्ट टाइम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारा संविधान जो है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? वी द पीपल। ये कैसे हम भारतीय, अगर मुझसे ये कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि हम भारतीयों की जो रग रग में जो है ना, वो हिंसा भरी हुई। वी द पीपुल जब हम कहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भाई, महात्मा बुद्ध के उपदेशों में शांति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अहिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? गांधी जो लास्ट पिलर है हमारे डेमोक्रेसी के, उनके यहाँ ये अहिंसा और इसका प्रचार सबसे महत्वपूर्ण है। इसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर इन लोगों को इतनी अहिंसा की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। कहीं कोई चीज ऐसी है जिसको कि ये चीज ये देख रहे हैं लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा सा वह जो चीज नहीं बोली गई है मैं उसे ऐड करना चाहता हूं। वो ये कि हम जो भारतवासी हैं, हम भारतवासियों की रग रग में वायलेंस भरा हुआ है और ये जो वायलेंस है ये बहुत ही सीरियस समस्या है। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान की कल्चर को, हिंदुस्तान की दर्शन को, हिंदुस्तान के धर्म को, किसी को भी अगर आपको व्याख्यायित करना है तो ये चीज बुनियादी चीज है जिससे कि हमें जीवन में रखना होगा कि हिंदुस्तानियों की रग रग में हिंसा निवास करती है। भगवान निवास नहीं करते। अगर भगवान निवास कर रहे होते तो अहिंसा के उपदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती।
सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा युद्ध हुए हमारे यहाँ, वो अशोक से लेके और 1857 तक। आजादी के बाद के युद्धों को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। तो अब पहली चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ये कि जब हिंदुस्तान पर बात करें, हिंदुस्तान के समाज पर बात करें, तो हम ये जान लें कि हिंदुस्तान के समाज की नागरिकों की रग रग में वायलेंस भरा हुआ है और वह मौका निकलते ही खुल खेलता है। यह सोचना कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो है वो अहिंसक लोग हैं, ये सही नहीं होगा। सोचे हम लोग इस बात पर कि हमने हिंसा के प्रश्न पर कितना विचार किया है। हिंसा का एक फॉर्म नहीं है, एक फॉर्म तो वह है जो जिसे हम लोग वाचिक हिंसा कहते हैं, जिसे हम लोग गाली गलौज कहते हैं। हिंसा का दूसरा फॉर्म वह है जिसे हम शारीरिक हिंसा कहते हैं, और शारीरिक हिंसा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, विशाल है। ये मेरे दिमाग में क्यों चीज स्ट्राइक की कि भारत जैसा देश जिसमें कि गांधी जैसा महान नेता मौजूद था, इसके बावजूद हिंदुस्तान में भारत विभाजन हुआ और लाखों लोग मर गए। विशाल स्वाधीनता आंदोलन था जिसके पीछे लाखों करोड़ों की जनता थी, इसके बावजूद भारत विभाजन हुआ और बड़े पैमाने पर दंगे हुए, लाखों लोग मर गए। कोई चीज तो थी ऐसी जिसे कायदे से खोल के देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान को समझने के लिए हिंदुस्तान को खोलना और हिंदुस्तान के उस नर्व सिस्टम को खोलना, उसके मर्म को खोलना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की जनता के जीवन में वायलेंस या हिंसा वो उसकी रग रग में बैठी हुई है, उसकी आदतों और उसके संस्कार का हिस्सा बन चुकी है। और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण जगह है जिसे कायदे से खोला जाना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि विभिन्न किस्म की बातचीत करते समय हम वायलेंस को दरकिनार करते हैं या उसके सुपरफिशियल रूपों की चर्चा करते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई घटना हुई, कहीं कोई दंगा हुआ, कहीं कोई घरेलू हिंसा की घटना हुई तो थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन खुल के बात नहीं करते, इस बात पर गंभीरता से बात नहीं करते कि हिंदुस्तान जिसे हम लोग समाज कहते हैं, जिस समाज के बारे में हमारा ये मानना है कि इसमें सर्वधर्म संभाव है, इसमें सांस्कृतिक समन्वय है, इसमें लोगों के अंदर कोई वैमनस्य नहीं है, लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अगर लोग इतने प्यार से रहते हैं और इसमें सांस्कृतिक समन्वय है, तो सवाल यह कि हिंदुस्तान में इतना वायलेंस क्यों है, हिंदुस्तान के नागरिक इतने हिंसक क्यों हैं? ये चीज मेरी चिंता में है। और ये मैं पहली बात जो आपसे साझा करना चाहता हूं ये कि हिंदुस्तान के किसी भी पहलू पर आप विचार करें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, या वो संस्कृति हो, राजनीति हो, वायलेंस एक बहुत बुनियादी आधार है जिस पर के कायदे से चीजें परखनी चाहिए और देखनी चाहिए। राजनीति में हिंसा है कि नहीं, धर्म में हिंसा है कि नहीं, संस्कृति में हिंसा है कि नहीं। अब बॉलीवुड में रहते हैं, अब देखिए वायलेंस है कि नहीं, बॉलीवुड की फिल्म, टेलीविजन, उसमें वायलेंस है कि नहीं, सीरियल्स में वायलेंस है कि नहीं। मुझे ये चिंता मेरी है कि ये जो वायलेंस है इसका जो इतना बड़ा पैमाने पर जो रिक्रिएशन है, तो हम हिंसा के आधार पर लोगों को, चीजों को कसौटी के तौर पर कसने की कोशिश क्यों नहीं करते। मेरा मानना है कि भारत को परखने के लिए हिंसा एक महत्वपूर्ण पैराडाइम हो सकता है जिस पर के भारत को रख के परखा जाना चाहिए। ये बहुत हो चुकी बातें हैं, ये धर्मनिरपेक्षता की, सांप्रदायिकता की, पृथकतावाद की, इस तरह की पोलराइजेशन की बातें बहुत हो चुकी। मैं बहुत ही सीधे इसको एड्रेस करना चाहता हूं कि वायलेंस एक हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है और वो हमारी रग रग में निवास करता है। इसको कायदे से खोला जाना चाहिए। नंबर एक, आखिर ये वायलेंस आता कैसे? दो चीजें हैं, बहुत ही सिंपल ढंग से बता रहा हूं। अगर मान लो ये एमए की या रिसर्च स्कॉलर की क्लास होती तो बात अलग थी। एक तो झूठ और एक नफरत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि मनुष्य को हिंसा के लिए प्रेरित करती हैं, उद्बुद्ध करती हैं, तैयार करती हैं।
आप झूठ और नफरत को हटा दीजिए, वायलेंस धराशायी हो जाएगा। हमारी मुश्किल यह है कि हम झूठ और नफरत को तो हटा ही नहीं पाते। तो हिंदुस्तानी समाज को परखने के लिए एक जो अच्छा जो पैमाना हो सकता है, वो ये पैमाना हो सकता है हिंसा, कि क्या हिंदुस्तान के नागरिक, उनकी आदतों संस्कारों में हिंसा है, इस पर बात की जानी चाहिए और खुल के बात की जानी। तब हमको ये समझ में आएगा महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश क्यों दिया था, हमें तब समझ में आएगा गांधी ने अहिंसा पर इतना जोर क्यों दिया था, सब कुछ होते हुए बार बार अहिंसा की बात क्यों की थी। क्योंकि जब आपने बात कही थी तो मेरे दिमाग में था कि कोई ऐसी चीज हम शेयर करें जो कि हमने अभी तक शेयर नहीं, हम वहां से बात शुरू करें। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से जब हम वायलेंस में शामिल होते हैं या हिंसा में शामिल होते हैं तो हम अकेले शामिल नहीं होते, हम या तो किसी समूह का हिस्सा होते हैं या किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं या एक साथ अपने अच्छा खासा गैंग बना लेते हैं। तो वायलेंस हमेशा एक कलेक्टिव एक्शन के तौर पर आता है, वो अकेले एक्शन के तौर। दाऊद इब्राहिम अकेले वायलेंस नहीं करता, उसका पूरा नेटवर्क है, जब इशारा होता है तो पूरा नेटवर्क एक्टिव होता है। उसी तरह जो दंगाई लोग हैं वो अकेला कोई दंगाई कोई चाकू लेके नहीं घूमता, वो जब चलेगा तो पूरा एक नेटवर्क चलेगा और उसमें अगर कोई ईमानदार आदमी फंस गया तो वो हिंसक होने के लिए मजबूर है। मैंने 1984 के दंगे अपनी आंखों से देखे थे, मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था और मैंने आंखों से देखा था और मैंने उसे अपनी नसों में महसूस किया था कि किस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है, उसमें कैसे पढ़े लिखे लोग भी अपना विवेक खो देते हैं। मैंने देखा तो नहीं लेकिन पढ़ा जरूर था 2002 के दंगों के बारे में गुजरात में। जो क्यों मैं कह रहा हूं, मेरा ये किसी दल में किसी राजनीति में इसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में साधारण नागरिक में इतनी हिंसा कहां से आती है। इसका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। जब मैं कह रहा हूं कि हिंसा एक हमारी आदत और संस्कार का हिस्सा है भारतीय नागरिक का, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये घरेलू हिंसा से लेके सांप्रदायिक हिंसा तक और घरेलू हिंसा से लेके वह पृथकतावादी हिंसा तक इसका कैनवास फैला हुआ है। हिंसा का एक छोर नहीं है। आप डाटा उठाइए, आप अखबार, कोई अखबार उठाइए, XYZ, किसी भी किस्म की सेंसरशिप के बावजूद अखबार उठाइए, कोई दिन नहीं होता जिसमें के हिंसा की घटनाएं न हो अखबार में। मजाल है हम हिंसा को एक सब्जेक्ट बना के डिस्कशन करें। ये मैं खाली धनंजय कुमार को जो है मैं ये मौका देना चाहता हूं कि हम इस पर बात करें कि जो भारतीय समाज है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि भारतीय लोग बड़े मिलजुल कर रहते रहे हैं, बड़ा सद्भाव रहा। अरे इतना सद्भाव था तो धर्म के नाम पर हिंसा, जाति के नाम पर हिंसा, राजनीति के नाम पर हिंसा, घरेलू हिंसा, हिंसा का कोई एक दायरा हो तो हम बात करें। तो हिंसा का एक और उसमें ऐड करिए कि अगर इतना बढ़िया समाज था तो जितने देवी देवता है सबके हाथ में हथियार क्यों है? उसमें हम कभी अलग से बात कर लेंगे। मैं जो इसको मैं इसको थोड़ा सा वहां से अलग ही रखना चाहता हूँ, नहीं तो वो सर। एक और चीज है जो कि इसको कायदे से सोची जानी चाहिए, वो ये कि मैं तमाम विदेशी विद्यार्थियों के बीच में पढ़ा हूं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं आपको। एक लड़की जो साउथ अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी में उसने रिसर्च में टॉपिक लिया काली, वहां उसके कोई गाइड थे तो उन्होंने मुझे भी अपना एक सहयोगी बना दिया वहां से, मुझे बिना पूछे। वो लड़की सीधे आई मिलने और उसने कहा कि मेरा सर काली का टॉपिक है, और मैंने अपने स्टाफ रूम में ही बैठा हुआ तो बात कर रहा था, तो मैं उसे थोड़ा बताया कहाँ पढ़ोगी, कैसे जाओगी, सब बता रहा था कहाँ किताब मिलेगी। तो वो बहुत खुश हुई, उसकी सिनॉप्सिस वगैरह देख के मैंने समझा वजह के उसे विदा करना चाहा, तो उसने कहा सर 1 मिनट उठ के आइए। वो टेबल बीच में थी हमारे दोनों के, वो उधर थी मैं इधर था और पूरा स्टाफ रूम में और भी टीचर्स थे। तो मैंने कहा क्यों? बोले कि आप पहले मेरे पास आइए, नहीं तो मुझे आप अपने पास आने दीजिए। तो मैं उसके पास गया, उसने कस के मुझे गले लगाया और एक चुम्बन दिया। अब मैं तो खुश हो गया, लेकिन मेरे जो साथ के जो शिक्षक थे उनके जो है एकदम
जिसे कहें कि बहुत भयानक परेशानी की यार ऐसी भी कोई विद्यार्थी हो सकती है जो पब्लिकली चुंबन दे। अब आप सोचिएगा यहाँ से, बोले कि सर आप सोच नहीं रहे मैं कितनी खुश हूं आज। उसका पति साथ में था, अकेली नहीं थी, पति साथ में था। उसका पति बोला सर ये आपको बहुत प्यार करने लगी है, ये तो आज मुझे पता चल गया क्योंकि अब तक तो ये मिली नहीं थी, अब पहली बार मिल ली है ये। हमारे यहाँ तो ये संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर ये हो जाएगा तो ये स्कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कैसा समाज बनाया? कुत्सित विचारों का समाज बनाया। हमारे समाज के परिवेश में कुत्सित विचार और सड़े हुए जीवन मूल्य वो इस कदर हावी है कि आप स्वस्थ जीवन मूल्य को लेकर तो सोच सकते हैं ना विचार कर सकते हैं। तो जब समाज में कुत्सित विचार और पतनशील जीवन मूल्य डोमिनेट करते हो तो वहां किसी भी किस्म का जिसे कहें कि मैनिपुलेशन, आजकल परेशान है हम लोग ना कि अचानक ये कैसे हो रहा है कि लोग इतने वायलेंट, इतने जो है इस तरह से अविवेकवादी कैसे हो गए। जब आपके परिवेश में कुत्सित विचार और पतनशील जीवन मूल्य डोमिनेट करेंगे तो वहां मैनिपुलेशन की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां कोई किसी भी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। एक अन्य चीज है जो कि जब आप कुत्सित विचार होंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप मैनिपुलेशन की तरीके से देखेंगे तो तय मानिए कि आप हिंसक आचरण करेंगे। हिंसक आचरण के ये बुनियादी स्रोत है जहां से कि हिंसक आचरण पैदा होता है। तो मेरी चिंता यह है कि मुझे अगर भारतीय समाज को एक सुंदर शांति प्रिय समाज बनाना है तो मुझे पहले उन क्षेत्रों को एड्रेस करना होगा जहां से कि अशांति की शुरुआत होती है, जहां सबसे ज्यादा हिंसा फैली हुई है। हम सामान्य तौर पर राजनीतिक हिंसा की बात करते हैं, लेकिन हम समाज के व्यापक कैनवास में जो वायलेंस फैला हुआ है उसकी हम अनदेखी करते हैं। मेरी चिंता का क्षेत्र यह है कि उस क्षेत्र को कैसे खोला जाए। जी। तो ये जो पिछले 10 सालों में खास करके जो समाज बना है, या 10 साल भी मैं नहीं कहूं, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा समाज बहुत तेजी से बदला है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम में उपभोक्तावाद आया है और एक लालसा बढ़ी है, एक जो है दूसरों को छीन करके या दूसरों को नीचा दिखा करके कैसे हम आगे बढ़ जाए, इस तरह का भाव आया है। उसमें धार्मिक उन्माद भी आया, वो हम हिंदुओं में भी देख रहे हैं, मुसलमानों में भी देख रहे हैं। जिससे मुझे याद आता है कि पहले इतना टोपी लगाए लोग नहीं दिखाई पड़ते थे मुस्लिम में, इतना टीका नहीं दिखता था माथे पे लोगों के, लेकिन ये टीका और टोपी बहुत बढ़ गए 90 के बाद। वो क्यों हुआ सर? वो क्या असर हुआ? मुझे टीका और टोपी से कोई परेशानी नहीं है। सारा देश टीका लगाता रहे, टोपी पहन ले, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे परेशानी जिससे है उसको मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। जो आपने कहा ना कि ये 1900 ये पिछले 21 साल से दिखाई दे रही, मैं ये कह रहा हूं कि ये जब से लिबरलाइजेशन आया है 1990-91 के बाद दो चीजें बढ़ी हैं। एक तो ये भाषणबाजी बहुत हुई है। जितने भाषण इस बीच में हुए लिबरलाइजेशन के आने के बाद में, इतने भाषण कभी नहीं हुए। पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी इतने भाषण नहीं हुए जितने भाषण इस बीच में हुए। और दूसरा यह कि हर चीज को मैनिपुलेट करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और ये 91-92 से ये चीज जारी है। बाई चांस की बात है कि इस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए होते तो भाषणबाजी और मैनिपुलेशन क्या बंद हो जाते? नहीं। भाषणबाजी और मैनिपुलेशन की प्रवृत्ति ने एक चीज विकसित की जो कि बहुत खतरनाक चीज थी, जिसे हम लोग एब्सर्डिटी कहते हैं। एब्सर्डिटी ने एक नए किस्म की मनोदशा पैदा की है पूरे समाज में। मुझे उस समाज के उस बुनियादी हिस्से में जाना होगा जहां बहुत ही गंभीरता से चीजें निर्मित की जा रही हैं और ऐसे निर्मित की जा रही है जिससे कि आपको न मनमोहन सिंह दिखाई देंगे, न राजीव गांधी दिखाई देंगे, न इंदिरा गांधी दिखाई देगी, न कोई और दिखाई देगा। ये आए और जाए लेकिन वो चीज रहेगी।
तो ये भाषणबाजी और मैनिपुलेशन, इन दो एलिमेंट ने, जो कि चले आ रहे हैं, बहुत तेजी से इनका विकास हुआ, इन दो एलिमेंट ने जो सबसे खतरनाक काम किया वो ये एब्सर्ड ढंग से सोचना और एब्सर्ड दिमाग रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। अब हर चीज, अच्छी से अच्छी चीज भी एब्सर्ड बना दी गई है। तो एब्सर्डिटी का जो है कि रूप, जिसे हम लोग एक तरह से अब पूछेंगे ना लोग, मैं बहुत ही अति सरल रंग से बता रहा हूं मैं मुझे, जिसे लोग समझ जाए। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, पूछ ही सकते हैं, अच्छा इससे क्या निकलेगा? अब जाहिर है कि इससे कुछ तो निकलेगा नहीं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका भी टाइम खोटा हो रहा है, मेरा भी टाइम खोटा हो रहा है, आपका भी टॉक टाइम जा रहा है, मेरा भी टॉक टाइम जा रहा है, फायदा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को हो रहा है। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें क्या मालूम है कि हम क्यों कर रहे हैं? वो लोग कहते हैं एब्सर्डिटी का मतलब ये सब बेकार है, आप कितनी भी काम की बात करिए, अरे सब बेकार है, अल्टीमेटली तो यार वही होना है, आना तो मोदी को ही है, अब कर लो बहस। पहले मनमोहन सिंह थे तो ये तो आना तो मनमोहन सिंह को ही है। एब्सर्डिटी का मतलब यह है कि वह किसी भी किस्म को ठोस रूप में, वास्तविकता को ठोस रूप में देखने के लिए तैयार नहीं होता। और ये नव्य आर्थिक उदारीकरण की सबसे महत्वपूर्ण देन है, हम सबके दिमाग उसने ब्लॉक कर दिए। अब आप तय कर लीजिए कि तुम क्या करोगे। एब्सर्डिटी में आदमी क्या करेगा बताओ मुझे? सिर्फ एक काम करेगा, हत्या, हत्या और सिर्फ हत्या। 1991-92 के बाद में जितनी वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, उतनी घटनाएं पहले नहीं हुई थी। बड़े बड़े दंगे हुए, संगठित दंगे हुए, बड़ी बड़ी वायलेंस की घटनाएं हुई हैं, कश्मीर से लेके आपके नॉर्थ ईस्ट तक। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो भाषणबाजी और मैनिपुलेशन, ये दो दो एलिमेंट है, इनको हम समझें कि ये एब्सर्डिटी की दशा पैदा करते हैं। और ये एब्सर्डिटी की दशा अपने आप में वो वायलेंस को एग्रीगेट करती है, बढ़ाती है, पैदा करती है। वो भाषण अगर राहुल गांधी भी ज्यादा देंगे तो वो भी उसी दिशा में ले जाएंगे। तो राहुल गांधी उस्ताद है, वो बोलता ही नहीं। नरेंद्र मोदी थोड़े से इडियट हैं, वो रोज भाषण देते हैं। तो अब वो जाहिर है कि एब्सर्डिटी ज्यादा पैदा करेंगे, तो ज्यादा पैदा करेंगे तो वायलेंस ज्यादा होगा। खाते में किसके जाएगा? सोनिया गांधी बिल्कुल ही नहीं बोलती, मनमोहन सिंह एकदम नहीं बोलते थे, तो कम से कम भाषणबाजी तो बची हुई थी। अगर मनमोहन सिंह बोलते होते तो 10 साल कितना भाषण सुनने पड़ते हम लोगों को। लेकिन मैनिपुलेशन तो था। तो जो चीज मैं साझा करना चाहता हूं वो यह कि नव्य आर्थिक उदारीकरण में भाषणबाजी और मैनिपुलेशन, ये दो एलिमेंट पैदा हुए, इन्होंने एब्सर्डिटी को पैदा किया। और इसमें ऐसी अवस्था में हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं और नॉर्मल मानी जाती है, लोग रूटीन चीज समझते हैं। इसलिए आप देखेंगे 1990-91 के बाद सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा से लेके पृथकतावादी हिंसा से लेके सांप्रदायिक हिंसा, सारी चीजें इस बीच में सबसे ज्यादा। एक अन्य चीज जो कि वो ये कि जब आप एब्सर्ड ढंग से सोचेंगे, अब इससे क्या लाभ होगा, धनंजय कर रहे हैं, क्या फायदा है इससे, बेकार में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एब्सर्ड माइंड दूसरा काम ये करता है जो कि बहुत खतरनाक काम है, वो ये उसकी न्याय के प्रति कोई आस्था नहीं होती। आप जब काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कम से कम कुछ तो मेरी भूमिका होगी, कुछ तो मैं करूं अपने तरीके से, कुछ तो अच्छी बुरी बातें मैं बताऊं लोगों को। लेकिन एब्सर्ड माइंड जब बनना शुरू होता है तो वह पहला दूसरा काम यह करता है कि वह न्याय के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि इस दौर में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर घटी है तो वो घटी है न्याय के प्रति आस्था। वायलेंस भी करने वाले लोग डरते नहीं है, सरेआम रेप कर रहे हैं, सामूहिक रेप कर रहे हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। क्योंकि आपने जो एक परिवेश निर्मित किया है जिसमें कि एब्सर्डिटी एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, यानी हर चीज को अप्रासंगिक बना देना। कोई भी चीज प्रासंगिक नहीं है,
ना गुंडे का जीवन प्रासंगिक है, ना भले आदमी का जीवन प्रासंगिक, ना अनपढ़ प्रासंगिक है, ना विद्वान प्रासंगिक है। हर चीज अप्रासंगिक बना देना, निरर्थक बना देना, हर काम को निरर्थक बना देना, और ये निरर्थकता बोध जो पैदा हुआ ये बढ़ रहा है लगातार। उसने दूसरा काम ये किया है कि उसने हमारे अंदर न्याय के प्रति आस्था हमारी एकदम तोड़ दी है, और ये मुझे सबसे ज्यादा चिंता की चीज लगती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर देखते हैं सर, ये तो बिल्कुल बात की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन अगर एकदम सामान्य तरीके पे देखें, सामान्य नागरिक के तौर पे देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ता भी वही कह रही है। हमारा जो भले हम लोकतांत्रिक देश हैं और बड़े बड़े बातें हैं हमारे संविधान में और हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बेहद जो है असंवेदनशील हम भले गीत गाते हैं कि माता पिता हमारे लिए भगवान की तरह हैं, हमारे छोटे भाई बहन हमारे बच्चे की तरह हैं, हमारे बड़े भाई देवता की तरह हैं, लेकिन सबके विपरीत हमारा आचरण है। और केवल 90 के बाद नहीं हुआ। मैं ये महसूस करता हूं सर कि 90 के समय या 90 से थोड़ा पहले 85 के बाद का मैं देखता हूं, बिहार का मैं लेके जाता हूं, तो 95 से 85 के बाद का जो दशक रहा, 95, 96, 97 तक का जो दशक रहा, भयानक जातीय हिंसा हुई बिहार में। ढेर सारे नरसंहार हुए 90 के दशक के शुरुआती दशक में, जब लालू प्रसाद यादव वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। मतलब 2000 के बाद स्थितियां बदली और जातीय हिंसा, नीतीश कुमार खास करके जब से सरकार में आए, हिंसा पे काफी लगाम लगी बिहार में। हिंसा को रुकी नहीं रोकी, असल में हिंसा का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, हिंसा का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, हिंसा खत्म नहीं हुई है। पहले क्या था, सेंट्रलाइज हिंसा थी, जिसे हम लोग जाति हिंसा, जाति समूहों की लड़ाइयां के तौर पर देख रहे थे। अब वो क्या है कि वो नीचे डिसेंट्रलाइज कर दी है। अच्छा, एक सड़क तुम ले लो, वो सड़क हम ले लेते हैं, वहां तुम मार रहा हम यहाँ मारेंगे। पहले था पूरे इलाके में मारपीट करते थे, अब वो स्थिति नहीं है। ये गुंडों में भी एक तरह से लोकतांत्रिकीकरण हुआ है, गुंडागर्दी का भी लोकतांत्रिकीकरण हुआ है। मुसीबत क्या है कि नागरिक का लोकतांत्रिकीकरण नहीं हुआ। अगर नागरिक को हमने लोकतांत्रिक बनाया होता, नागरिक को हमने अगर लोकतंत्र की शिक्षा दी होती और उसने लोकतांत्रिक मूल्य अर्जित किए होते, तो स्थिति दूसरी होती। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, या डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, उस गुंडागर्दी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। गुंडागर्दी गई नहीं है, वायलेंस गया नहीं है। सर एक चीज उसमें सर एक देख रहे हैं सर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि 95 के दशक में महाराष्ट्र में भी जो सरकार आई, उसने अंडरवर्ल्ड को लगभग खत्म किया। खूब शूट आउट हुए, यहाँ पे अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ। बिहार में भी जो माफियागिरी थी, माफियागिरी खत्म हुई और उनको स्पेस मिला दो जगह। एक तो पॉलिटिक्स में स्पेस मिला, दूसरा जो आर्थिक उदारीकरण की वजह से जो पैसा हर तरफ गया, नदी का टेंडर, बालू का टेंडर, कोयले का टेंडर, फलाने का टेंडर, इतना ज्यादा, तो उनको अब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनको हर जगह उनके लिए खाने पीने के लिए भरपूर साधन है। आज की तारीख में मैं देखता हूं कि कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। तो 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च करता है और उसके बाद वो 200 करोड़ रुपया कमा लेता है। तो हिंसा का जो वो लेवल था वो कहीं और शिफ्ट हुआ। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सीरियस चीज है वो ये कि ये जो नया जो वर्ग पैदा हुआ, ये कौन है? ये वायलेंस की धुरी है। इसने एक छोर संभाला हुआ वायलेंस का। ये इलेक्शन में वायलेंस करता है, ये इलेक्शन के अलावा जो लीन पीरियड है, खाली समय, उसमें वायलेंस करता है, ये ऑर्डर पर वायलेंस करता है। यानी अब वो एक नए किस्म की माफिया कल्चर पूरे देश में विकसित हुई है। छोटे 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 इलाके उन माफियाओं के बीच में बटे हुए। ये इसके बावजूद है, जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं वहीं फिर ले जाना चाहता हूं। वो ये कि कोई चीज ऐसी है एसेंशियली जो कि इन सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है। 47 में ये दंगा हो ही नहीं सकता था अगर हम
वायलेंस हमारी आदत और संस्कार का हिस्सा नहीं होता। तो गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, सारे एक से धाकड़ नेता थे, लेकिन वायलेंस नहीं रुका। और ये जो वायलेंस का न रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। वो गया नहीं कहीं, डेवलपमेंट हुआ, तरह तरह का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इस डेवलपमेंट में जो चीज छूट गई मेरे हाथ से, विकास हुआ, तरह तरह के बांध बने, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें हुई, वो ये कि क्या मनुष्य का, जो भारतीय नागरिक है, उनका लोकतंत्र तो आया, लोकसभा आई, संप्रभु राष्ट्र आया, विधानसभा आई, एक क्या भारतीय नागरिक का लोकतांत्रिकीकरण हुआ? क्या उसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ? क्या उसके परिवार के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का और परिवार की संरचना का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्मित हुआ? नहीं। परिवार जैसा था वैसा ही रहा, मंदिर जैसे थे वैसे ही रहे, सड़कें जैसी थी वैसे ही रही, खाली संसद आ गई, विधानसभा आ गई, पंचायत आ गई, चुने हुए प्रतिनिधि आ गए, लेकिन समाज का जो मूल्यगत ढांचा था वह नहीं बदला। और इसने क्या किया कि जो वायलेंस था उसके लिए और ज्यादा खाद पानी का काम किया। हमको करना क्या चाहिए? हमको, हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि हम अगर लोकतंत्र में दाखिल हो रहे तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों में हम विश्वास करें और उनको अर्जित करने की कोशिश करें। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य तो हमारे कंसर्न का हिस्सा ही नहीं है, वो वोट देने तक है, अपनी राजनीतिक वफादारी या पक्षधरता के प्रदर्शन तक है। हम उसके अलावा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं समझते। और ये जो लोकतंत्र का एक तरह से संकुचित हो जाना, मुझे नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कम्युनिस्टों से भी कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत इस बात से है कि क्या आपने नागरिक का, अपने मेंबर का, अपने संगठन में आए हुए लोगों का, आपने उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य दिए? मेरी चिंता यह है, आप चाहे एक नहीं 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लीजिए, लेकिन मुसीबत यह है कि जहां लोकतांत्रिक मूल्य ही नहीं है, जिसके पास में अरबों की संपत्ति है उसके पास में भी लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, जो गरीब है उसके पास में भी लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। भाई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इनसे समृद्ध तो कोई नहीं है। सबसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं। ये कभी राष्ट्रीय मसले पर अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त करते? क्या डर है इनको? बजाज कभी कभी बोला करते थे। क्यों क्यों राहुल क्यों मैं बजाज एक बात वही कह रहा हूं, ये जो लोकतंत्र के लिए हर नागरिक को बोलने का अधिकार है और उसे सार्वजनिक तौर पर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो एक ऐसी स्थिति है कि हमारे यहां सार्वजनिक तौर पर वह लोग भी बोलने से कतराते हैं जो शक्तिशाली लोग हैं। तो साधारण आदमी किससे देख के सीखता है? ताकतवर है जो शक्तिशाली है उसको देख के सीखता है कि अरे वो तो बोल ही नहीं रहे, हम क्या करेंगे बोल के। हमारे यहां हालत इतनी खराब है कि जो डेमोक्रेसी आई है वो डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सभी वर्गों को अधिकार है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन सभी वर्ग के लोग अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें तो लोकतंत्र में कम से कम एक बहस तो बनेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं पुराने ढंग का, जिससे कि बात समझे। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुझे लाइक नहीं करते। छोटा ही रखेंगे सर, तो कि 5 मिनट में बंद करेंगे सर। हाँ, दो मिनट। ठीक है सर। भाई हमें वेद की तो मान्यता है, वेद तो हमारी किताबें हैं, वेद तो हमारी सबसे प्राचीन कृति है, सबसे पहली कृति है, तो वेदों से ही सीख लें, संविधान को छोड़ दें। वेद की पहली उपलब्धि थी जो कि वेद ने हमें दी, वो ये, वेद माने जानना। क्या हमने अपने अंदर जानने की आदत पैदा की? हम हिंदू हैं, दुर्गाष्टमी, उसकी तैयारियां, नौ दुर्गा, इस पर बातें चल रही हैं। क्या सीखे हम उपनिषदों से? लोकतंत्र के लिए जरूरी है जानना और वेद के लिए भी जरूरी है जानना।
उपनिषद की जो सबसे बुनियादी चीज है वो कौन सी है, जो अभी हम लोग आप कर रहे हैं? संवाद। संवाद। वो संवाद कर करके उन्होंने सारे सत्य के बारे में उन्होंने पूरा शास्त्र रच डाला। हमारे यहां तो स्थिति है कि हम संवाद ही नहीं करना चाहते। लोकतंत्र सिर्फ एक चीज से बचता है, नई चीजों को जानना या उनकी खोज करना और संवाद करना। अगर हम लोकतांत्रिक मनुष्य बनाना चाहते हैं और हम लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो हमें जानना और खोज करना और संवाद करना, इन तीन की आदत डालनी होगी, और इसके लिए सार्वजनिक मंचों पर जाना होगा। मैं ये काम अपने तरीके से पहले करता था, मैं किताब के जरिए करता था। अब जब से ये तमाम किस्म के मीडियम आए तो मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किताब तो है ही है, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर जो चीज जानता हूं वो उसे जानने का सभी को हक है जो मेरे परिचित है। मैं इसलिए कभी छुपाता नहीं हूं। मैं कुछ भी पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं भाई ये पढ़ रहा हूं आजकल, मेरे कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि मैं द्रोणाचार्य की परंपरा में नहीं आता। लोकतंत्र की दूसरी चीज, और जो कि उपनिषद की है बहुत महत्वपूर्ण चीज, पंडित नेहरू ने इसकी तरफ ध्यान खींचा था। पंडित नेहरू ने कहा था कि उपनिषदों की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वे निष्कपट भाव से अपनी बातें कहते हैं। मैं हिंदू हूं, मुझे निष्कपट भाव से बोलने की आदत डालनी चाहिए। लोकतंत्र में जो मैनिपुलेशन है, जो लोकतंत्र में जो हिरासशील मूल्य है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमने कपट भाव से बोलने की कला विकसित की है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन। ये आर्टिफिशियल कृत्रिम भाव भंगिमाओं में रहना और कृत्रिम ढंग से बोलना, कृत्रिम भाषा बोलना, इससे लोकतंत्र का सबसे ज्यादा अहित हुआ है। और अगर मैं अच्छा हिंदुस्तानी हूं तो मुझे निष्कपट भाषा और निष्कपट भाव से बोलने की आदत और संवाद की प्रवृत्ति, इस पर जोर देना होगा। और वही लोकतंत्र को बचाने में और इस समाज को बचाने में और इस समाज को शांति की ओर अग्रसर करने में हमारी मदद करेगा। मैं कोई चीज जानता हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरी धनंजय से बात हो रही तो मैं धनंजय की नॉलेज में लाऊं। धनंजय कोई चीज जानते हो तो धनंजय की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरी नॉलेज में लाएं, क्योंकि हम दोनों के बीच में संवाद है। आज की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हम एक दूसरे से छुपाने लगे हैं, हम बताते नहीं है। ये हो ही सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, धनंजय बताएगा, मैं ठीक कर लूंगा। मित्र भाव से संवाद, शत्रु भाव से नहीं। जी। और ये जो चीज है एक दूसरे से सीखने की कला, जो कि उपनिषद काल में थी, वैदिक काल में थी, ये हिंदुस्तान की परंपरा का सबसे समृद्ध हिस्सा है। इससे ही हम, उस जमाने में वायलेंस नहीं था, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं रहते थे, परिवार नहीं था, ऐसा नहीं था। परिवार भी थे, ऋषि भी थे, मुनि भी थे, राजा भी थे, प्रजा भी थी, लेकिन युद्ध नहीं थे राजाओं के, जातियों के युद्ध नहीं थे। विभिन्न जातियां थी लेकिन जातियों के युद्ध नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक चीज थी, हम सब में प्रेम था, और प्रेम से बड़ी चीज थी संवाद था। हम ये नहीं पूछते थे धनंजय तेरी क्या जाति है, नहीं। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है। आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ जो ये बहस करते हैं। हिंदुस्तान की दो क्लासिकल कृतियां हैं, महाभारत और रामायण, वाल्मीकि की रामायण, और दोनों के लेखक दलित हैं। किसकी हेजेमनी है समाज में? रामायण और महाभारत की हेजेमनी है कि नहीं है? किसने सिरमौर बनाया इस समाज में? सवर्णों का समाज है ये कहने के लिए, गलत। सवर्णों का समाज नहीं है ये समाज उन लोगों का है जिन्हें हम लोग वंचित कहते हैं। ये जो दो क्लासिक रचनाएं जिनसे के 2000 वर्ष तक हिंदुस्तान का साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान सब प्रभावित रहे, वो किसने लिखे? दलित लेखकों ने। ये वो समाज है, ये वो समाज है जिसमें कि हमारे यहां कृष्ण के मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, वे जो कि दलित थे, शूद्र थे। हमने सोचा ही नहीं है, ये हम बात ही नहीं करना चाहते। सर इसको यहीं पे रोकते हैं। हाँ, मैं जो चीज कंक्लूड कर रहा हूं वो ये कि हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता में
ये जो एक दूसरे के लिए स्पेस छोड़ना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे ही बाद में कालांतर में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। फिलहाल इतना ही रखना जी। इसके बाद सर दूसरे एपिसोड में हम जब करेंगे, कल वापस बात करेंगे सर आपसे। तो दर्शकों, हमारे साथ थे, आपने जगदीश्वर चतुर्वेदी सर को सुना, और इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। समाज में हिंसा, और ये हिंसा कहाँ से आई, हमारी विरासत क्या रही, लोकतंत्रीकरण जो हुआ हमारे समाज का या व्यक्ति का, वो प्रॉपर क्यों नहीं हो पाया, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और इस तरह के प्रोग्राम हम रेगुलर लेकर के आते रहेंगे, जिसमें अलग अलग किस्म के विद्वान अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, और ताकि हम जो है एक संवाद वाली जो स्थिति सर कर रहे थे, संवाद वाली स्थिति कायम